आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी सर। ठीक है। तो आज हम लोग जरा थोड़ा सा देखेंगे ये रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और सिंपल लीनियर कोरिलेशन। ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कोरिलेशन हमने कंप्लीट किया है और आज हमारा यूनिट 5 हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो रिपीटेड मेजर पे हम आते हैं। रिपीटेड मेजर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि व्हाट इज रिपीटेड मेजर। रिपीटेड मेजर मींस कि अगर आपके पास एक सैंपल है ना, आप कह सकते हैं अगर एक सैंपल आपके पास है और इस सैंपल में आपने पहले टेस्ट कर लिया यानी प्री टेस्ट, एंड देन आपने जो भी आपको इंटरवेंशन देना था वो दिया और उसके बाद पोस्ट टेस्ट कर लिया, तो ये रिपीटेड मेजर्स हैं, एक ही उस पे रिपीट किए गए हैं मेजर्स, सो वी कॉल इट रिपीटेड मेजर्स। इसके फायदे क्या होते हैं? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं रिजल्ट में आ सकते हैं। मान लिया कि 10 लोगों का एक सैंपल है और 10 लोगों का एक सैंपल है, तो इनमें दो लोग जो हैं वो तो अलग अलग हैं, तो इनकी पर्सनालिटीज, इनका बिहेवियर, बहुत सी चीजें अलग अलग होंगी। तो उसको अगर हम रिजल्ट अच्छे से हम देखना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट है हमारे ट्रीटमेंट का, तो उसमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको आप जो रहते हैं वो आपको इफेक्ट डालेंगे, वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जैसे हमने किया था क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिपीटेड, ये वाला टी टेस्ट किया था, उसी तरह से ये होता है। तो लॉजिकल बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे रिपीटेड मेजर लेने के, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि much of the logic of many of the formulas for repeated measure ANOVA are identical to the independent measure analysis। तो independent measure analysis और रिपीटेड मेजर्स का जो एनोवा का जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे टी टेस्ट का था सेम सैंपल टी टेस्ट और डिफरेंट इंडिपेंडेंट सैंपल, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है होता है। And then, however, the repeated measure ANOVA includes second stage analysis in which variability due to individual differences is subtracted out of the error term। तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो वेरिएबिलिटी आती है उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना करते हैं। तो द लॉजिकल अदर रीजंस क्या है? द रिपीटेड मेजर डिजाइन एलिमिनेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो मैंने बताया ना कि एक ही सैंपल पे आप रिपीट कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो कर देता है। बिटवीन ट्रीटमेंट variability because the same subject are used in every treatment conditions। यानी कि इसको एक और एग्जांपल छोटा सा मैं देता हूँ, उससे भी हम समझ सकते हैं कि पेशेंट्स है, सैंपल हमारा एक सैंपल हमारा है, उसको हमने पहले सीबीटी दिया, चेक किया, मतलब ये बहुत क्रूड एग्जांपल है समझाने के लिए। फिर उसको हमने इंटरपेर्सनल थेरेपी दी, है ना, आईपीटी, फिर उसके बाद हमने साइको एनालिसिस भी दी, और हर उसके बाद में हमने इसको असेस कर लिया कि भाई इसका रिजल्ट कैसा है, तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव हमें पता चल जाएगी, क्योंकि सैंपल एक ही है। तो ये क्या कहते हैं, इस तरीके से कुछ हम करते हैं। तो बिटवीन ट्रीटमेंट्स तो इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये क्या करते हैं, रिपीटेड मेजर डिजाइन एलिमिनेट्स यानी खत्म कर देता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रॉम बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएबिलिटी बिकॉज द सेम सब्जेक्ट आर यूज इन द एवरी कंडीशन। तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही सैंपल आपका यूज होता है अलग अलग उसमें, तो ये उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको वो कंट्रोल कर लेता है। टू बी बैलेंस द एफ रेशियो, द कैलकुलेशन, तो so the balance to balance the F ratio calculation requires the individual differences also be eliminated from the denominator of F ratio। The result is test statistic similar to the independent measure F ratio but with all individual differences removed। तो अब जब हमने F रेशियो निकाला था
तो एफ रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हमने बात की थी, एफ रेशियो हम निकालते कैसे हैं कि आप रेशियो निकाल लेते हो बिटवीन ग्रुप्स और विद इन ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है ना। ये आगे आएगा मेजर, ये देखो, ये बिटवीन मतलब ट्रीटमेंट्स विद इन ट्रीटमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहां पे बिटवीन क्या था, बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स की बात थी ऊपर नीचे। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, यहाँ पे हमें बिटवीन ट्रीटमेंट्स में देखें, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो कुछ है नहीं, तो वो हमें हटाना भी पड़ेगा, फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। सो वो हम रिमूव कर लेते हैं, तो हमारा ये आपका रिपीटेड मेजर वो बन जाता है। अब क्या होता है उसमें देखते हैं। A independent measure analysis is used in research situation for which there is a separate sample for each treatment condition। जैसे हमने कि 4 सैंपल है, चारों पे अलग अलग थेरेपी दी, एक सैंपल है उस पे 4 अलग अलग थेरेपीज हमने की और देखा कि रिजल्ट क्या है, जो भी हमारे पास डेटा आया उसको एनालाइज किया। तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट मेजर रिपीटेड क्या कहते हैं, रिपीटेड मेजर एनोवा हम लोग करते हैं। तो द एनालिसिस ऑफ कंपेयर्स द मीन स्क्वायर्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स, वहां पे विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप की हम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप तो एक ही है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मेनली है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। सो द मीन स्क्वायर विद इन ट्रीटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अब यहाँ पे बिटवीन ट्रीटमेंट और विद इन ट्रीटमेंट का हम रेशियो निकाल लेते हैं। कंपेयरिंग इंडिपेंडेंट मेजर्स एंड रिपीटेड मेजर्स, अब देखो इसको कंपेयर करें भाई, इंडिपेंडेंट मेजर्स जो हमने पहले किया था एफ टेस्ट की बात कर रहे थे, और रिपीटेड में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट मेक्स द रिपीटेड मेजर एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट मेजर एनालिसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो क्या होता है, रिपीटेड मेजर एनालिसिस जो है वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल हम एक ही यूज कर रहे हैं। द इंडिपेंडेंट मेजर एफ रेशियो हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट्स विद इन ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट इफेक्ट प्लस एरर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एरर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या है कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलरेडी included है। तो in this formula when the treatment effect is 0, H is true, the expected F ratio is 1, and comparing independent and other points क्या है, in repeated measure study there are no individual differences between treatment because the same individual are tested every treatment। तो पहले वाले में तो इंडिपेंडेंट में तो अलग अलग ग्रुप्स थे, तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अपना काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक ही ग्रुप है। तो अब उस फॉर्मूले से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम हटा दें तो वो फॉर्मूला हमारा रिपीटेड मेजर का बन जाएगा। तो thus this means the variability due to individual differences is not a component of numerator of the F ratio। तो अब इसमें न्यूमरेटर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे नहीं रहेंगे। तो therefore the individual differences must also be removed from the denominator of the F ratio, maintain the balance ratio with the expected value of 1 when there is a no treatment effect। तो अब वही चीज है कि with अब ट्रीटमेंट इफेक्ट प्लस इसके साथ में आ रहा है, तो दैट इज व्हेन वी वांट टू रिपीटेड मेजर एफ रेशियो टू हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट इफेक्ट है ना, प्लस एरर विदाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये ध्यान रखना, एंड एरर विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिमूव्ड। तो इंडिविजुअल डिफरेंस एरर भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकती है, तो हमें सिर्फ उतनी वो एरर चाहिए जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हटाने के बाद आती है। तो ये चीज क्लियर हमारे पास होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है फॉर्मूला का। तो दिस इज accomplished by टू स्टेज एनालिसिस। अब इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम निकालेंगे, टू स्टेज एनालिसिस के थ्रू। इन द फर्स्ट स्टेज टोटल वेरिएबिलिटी यानी एसएस टोटल निकाल लेते हैं, है ना। सो एसएस टोटल मतलब टोटल वेरिएबिलिटी क्या है, एंड पार्टीशन इनटू बिटवीन ट्रीटमेंट्स एसएस एंड विद इन ट्रीटमेंट एसएस। यानी हम टोटल वेरिएबिलिटी निकालते हैं और फिर विद इन ग्रुप विद इन ट्रीटमेंट यानी दो ट्रीटमेंट के बीच की में क्या वेरिएबिलिटी है, यानी कि बिटवीन ट्रीटमेंट्स, एंड विद इन ट्रीटमेंट्स क्या वेरिएबिलिटी है कि एक ट्रीटमेंट गया उसके जो रिजल्ट है उसमें क्या वेरिएबिलिटी है।
दो ट्रीटमेंट के बीच में क्या वेरिएबिलिटी है, ये आपका हो जाएगा बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड विद इन ट्रीटमेंट्स। जैसे वहां पे बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप हम निकालते थे। समझ में आ रही है बात? गौरव जी, अनिल जी, अमित जी, ओके, होप समझ में आ रहा है। तो द कंपोनेंट ऑफ बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएबिलिटी आर द ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड एरर। Individual differences do not appear here because the same sample of subjects serve a every treatment। तो अब क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो यहाँ है नहीं, तो उसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि एक ही हमारा सैंपल है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे नहीं सबके। तो ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू प्ले रोल इन एसेस विद इन बिकॉज द सैंपल कंटेन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अब क्या है, बिटवीन जो ग्रुप्स है उनमें वेरिएबिलिटी नहीं होगी। भाई एक ही ग्रुप है तो बिटवीन का जो चला जाएगा, जैसे उसमें क्या था, S1 S2 S3 ये तीन ग्रुप्स हैं, तो इनके बीच में वेरिएबिलिटी होगी, डिफरेंसेस होंगे। अब इनके अंदर भी सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 जो भी हैं सब में, तो इनके अंदर भी डिफरेंसेस होंगे। तो इनके अंदर के डिफरेंसेस को हम बोलते हैं इंडिविजुअल, क्या कहते हैं, विद इन ग्रुप, विद इन सैंपल या विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी। इनके बीच की वेरिएबिलिटी को हम बोलते हैं बिटवीन ग्रुप। सो इसकी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि S1 S2 S3 तो है नहीं, सिर्फ एक ही है और एक ही पे हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। तो विटामिन वाली तो खत्म हो जाएगी, विद इन की तब भी अंदर की बची रहेगी कि भाई जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके जो स्कोर्स आ रहे हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस, कितनी डिफरेंसेस आ रहे हैं, कितनी वेरिएबिलिटी है। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो individual differences do not appear here because the same sample of the subjects serve in every treatment. On the other hand, individual differences do play a role as within which because the sample contains different subjects. तो within sample contain variability वो differences हो सकते हैं, between sample नहीं होंगे, क्योंकि एक ही sample हम ले रहे हैं। The second stage of the analysis, we measure the individual differences by computing the variability between the subjects. तो between the subjects यानी कि subjects के बीच में हम compute करते हैं SS between, है subjects के बीच में कितनी variability है। The value of subtracted from the SS within leaving a reminder variability due to experimental error SS error। तो अब क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकती है कि भाई हमारा जो करने का तरीका है रिसर्च को, उसकी वजह से भी एरर हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो बिटवीन सब्जेक्ट हमने एसएस बिटवीन निकाल लिया है ना, अब उसको हम एसएस विद इन निकाल देंगे, ऐसे माइनस कर देंगे। तो वैल्यू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएस विद इन लीविंग ए रिमाइंडर वेरिएबिलिटी ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर। तो एक्सपेरिमेंटल एरर से जो आती है, आएगी वेरिएबिलिटी हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो हमें पता चल जाएंगे। अब इसको स्टेज वाइज यहाँ पे देखते हैं, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, इसीलिए स्टेज 2 एनालिसिस हम इसको बोलते हैं। तो टोटल वेरिएंस क्या होगा, मैं टोटल, भाई सैंपल है तो टोटल वेरिएंस क्या होगा, मतलब कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है हमारे सैंपल के अंदर, पहली चीज वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो बिटवीन ट्रीटमेंट्स वेरिएंस एंड विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस, यानी दो तरह के वेरिएंस होंगे। तो अब बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस में, यानी दो ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया था, उनके बीच में उनके में क्या डिफरेंस होगा, क्या वो डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ट्रीटमेंट का कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक में ज्यादा आ रहा है दूसरे में कम आ रहा है, या सब एक जैसा आ रहा है। एंड देन एरर ऑफ चांस एक्सक्लूडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि एक ही सैंपल है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हो नहीं सकते। तो एरर चांस क्या हो सकता है कि भाई जो थेरेपी दे रहा है, ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो भी इफेक्ट डाल सकती है। तो कुल मिला के ये इसको हम बोलते हैं बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएशन, की दो ट्रीटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी उनमें कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है। फिर आता है विद इन ट्रीटमेंट वेरिएबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस अदर एरर्स। विद इन ट्रीटमेंट मतलब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें क्या, जैसे मान लिया कि सीबीटी दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ,
आप दे रहे हैं, गौरव जी दे रहे हैं, अमित जी दे रहे हैं, तो हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, और जिसको हम दे रहे हैं उसकी भी पर्सनालिटी अलग अलग है, तो उसकी वजह से भी तो आपके रिजल्ट में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएंगे विद इन ट्रीटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, और जो कुछ एरर हो सकती है एक्सपेरिमेंट की वजह से या कोई वजह से, तो वो हमारा विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस में आती है। तो ये दो चीजें होती हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस। तो बिटवीन सब्जेक्ट, अब विद इन ट्रीटमेंट को आप कर सकते हैं दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बिटवीन बिटवीन सब्जेक्ट्स, यानी एक सैंपल में 50 लोग हैं तो उनके बीच के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो, एंड एरर वेरिएंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे नहीं क्योंकि एक ही ग्रुप आप यूज कर रहे हैं। तो अब एरर वेरिएंस क्या हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट, आपकी पर्सनालिटी या आपके ट्रीटमेंट देने की के तरीके में कोई डिफरेंस है, उसकी वजह से कोई चीज हो रही है, या कोई और फैक्टर्स जो हमारे ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल वेरिएंस ये होता है, यानी बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड विद इन ट्रीटमेंट्स, एंड इस वजह से होता है। तो इसीलिए इसको हम स्टेज 2 एनालिसिस, यहाँ इस वाले को हम बोल रहे हैं, ये वाले हिस्से को, क्योंकि ये स्टेज 2 है। आई एम कंपेयरिंग इंडिपेंडेंट मेजर्स एंड रिपीटेड मेजर्स का अगला पॉइंट है कि इस सिमिलर टू स्टेज प्रोसेस इज यूज्ड टू एनालाइज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते हैं। फॉर द रिपीटेड मेजर एनालिसिस द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एफ रेशियो और एज फॉलोज। तो एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट ये हमें निकालना है, तो एसएस बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड डीएफ बिटवीन ट्रीटमेंट्स, एंड देन एमएस एरर कैसे निकालेंगे, एसएस एरर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर। एफ इक्वल, अब एफ का वैल्यू क्या हो गया, एमएस बिटवीन ट्रीटमेंट जो यहां से निकला, एंड एमएस एरर जो यहां से निकली। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब वन मेन advantage of repeated measure design is that the role of individual differences can be eliminated from the study। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक सैंपल यूज कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। This advantage can be very important in situation where large individual differences would otherwise occurs in the treatment effect is an independent measure study। ये आपको जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट इफेक्ट क्या होगा उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये ग्रुप है, पर्सन कौन है, ये ए बी सी डी ई। ठीक, अब इनके प्लेसिबो का मतलब समझते हैं कि जहां पे जैसे मान लिया कोई दवा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अब मान लिया कि सीबीटी कर रहे हैं, तो आप सीबीटी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बातें कर रहे हो अपने पेशेंट से, तो उसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, मतलब आप कोई थेरेपी नहीं दे रहे हो, जस्ट यू आर टॉकिंग टू देम। तो उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ड्रग ए दिया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ये थेरेपी ए दी जा रही है, बी दी जा रही है, सी जा रही है, तो ये 3 ट्रीटमेंट्स हो गए। सैंपल एक ही है, 1 2 3, और ये प्लेसिबो 4। ठीक, अब समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? इसमें सर 3 ग्रुप है क्या सर? 4 4 हैं, सॉरी, ग्रुप नहीं है, ट्रीटमेंट, हाँ सॉरी, ट्रीटमेंट है। ग्रुप जी जी ग्रुप जी तो जी। एक ही है, ग्रुप ग्रुप तो एक ही है। ये 1 2 3 4 हाँ हाँ, ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट है, एक प्लेसिबो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, तो अब हमने देख लिया पर्सन का टोटल कि भाई वो प्लेसिबो पे कैसे इम्पैक्ट करता है, इस पे इनका सारा टोटल निकाल के हमने यहाँ पे लिख लिया हर एक पर्सन। ठीक, एन हमारा कितना हो गया, एन क्या है, 5। टोटल नंबर कितने 5 हो गया। के कितने हैं, 4। ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4, के की बात हमने की थी। एन कितना है टोटल, 20, यानी स्कोर इनका कितना आ रहा है, ये 20 है ना। एन एन जी नहीं, एन क्या हुआ, 1 मिनट देखने दो मुझे। हाँ, टोटल स्कोर कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, एक में 5 आ रहा है, तो 5 4 5 20, टोटल एन हो गया 20, यानी टोटल स्कोर्स आपके पास 5 20 स्कोर्स आ गए।
है, आ रही है बात समझ में? और टोटल स्कोर कितना आ गया जी, अगर इनको सबका टोटल कर ले 60 हो गया, ठीक। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हुआ, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बोलो। कहां से आया ये सम ऑफ 262, जरा ढूंढो कहां से आया। ये सभी का स्क्वायर तो नहीं किया सर? हाँ, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा ये बताओ, कहीं से तो निकाला होगा, नीचे से ऊपर से क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हुआ, सिग्मा एक्स मतलब स्कोर्स का स्क्वायर हुआ ये। तो अब ये क्या है देखो, अभी देखते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इन्होंने डाला हुआ है, एक्स स्क्वायर, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, एक्स स्क्वायर का मतलब है या तो इनका स्कोर किया हुआ है इन्होंने, डबल एक्स का निकाल दिया है, एंड देन ये आपका 3 2 5 ये मीन निकाला हुआ है आपका इन्होंने, यहाँ पे आपका ये मीन स्कोर्स लिखे हुए हैं सारे ग्रुप्स के, ठीक है। एंड उसके बाद आपके हैं टी स्कोर्स, है ना, एक टी स्कोर इन्होंने सिमिलरली तो ये हमने क्या निकाला है, द ओरिजिनल डेटा इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इफेक्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड फ्रॉम दीज स्कोर्स एस टोटल इज 82, एस टोटल आपका आ रहा है 82, ठीक। अब द डेटा आफ्टर ट्रीटमेंट इफेक्ट हैव बीन रिमूव्ड, जब ट्रीटमेंट इफेक्ट हटा दिया गया फॉर दीज स्कोर्स, या एस टोटल 32, removing the treatment effect reduces the SS by 50 points। so अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, अगर हम देखें सेम चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम निकाल देते हैं ट्रीटमेंट इफेक्ट को, है ना, ट्रीटमेंट इफेक्ट को, यानी कि डेटा आफ्टर द ट्रीटमेंट इफेक्ट हैव बीन रिमूव्ड, जब रिमूव कर दिया गया इसको, तो वो यहाँ पे इन्होंने एसएस टोटल निकाला हुआ है, और ये आपका निकाला है इन्होंने एसएस टोटल 82, ठीक है। तो ये कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसका मीन दिया है, एंड ये आपका हाँ मीन एंड टी स्कोर्स, अब ट्रीटमेंट टोटल स्कोर हमारा 20 आ रहा है ना इसमें, और यहाँ पे इन्होंने अच्छा ये चलो इसको मैं बताऊंगा, 1 मिनट इसका देख के बाकी आगे का हम लोग एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने एसएस निकाला विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर विदाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, एंड देन in addition the determination of significance of the sample mean difference with hypothesis test, it is also recommended to determine the size of the mean difference
बाय कंप्यूटिंग मेजर ऑफ साइज इफेक्ट साइज। फिर उसके बाद हम इफेक्ट साइज निकालते हैं कि भाई जो इफेक्ट हो रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे कि in the context of ANOVA, this percentage is identified as n square, जो हमने वहां पे किया था ग्रीक लेटर जैसे ईटा बोलते हैं स्क्वायर बिफोर कंप्यूटिंग ईटा स्क्वायर। हाउएवर इट इज कस्टमरी टू रिमूव any variability that is accounted by the factor other than the treatment। तो हम जो भी वेरिएबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एनी अदर थिंग, वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ईटा स्क्वायर निकालेंगे। In the case of repeated measures design, part of the variability is accounted for by individual differences and can be measured with SS between subjects, जो हमने अभी बीच में निकालने की बात कर रहे थे कि between तो when the variability due to individual differences subtracted out, निकाल देते हैं जब हम, उसके बाद n स्क्वायर हम सॉरी ईटा स्क्वायर हम निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है तो the value of the n eta square then determine how much of the remaining unexplained variability is accounted by the by treatment effects। so कितना ट्रीटमेंट का इफेक्ट हो रहा है ये चीज हमें वहां से पता लगती है। because of the individual differences are removed from the total SS before eta square is computed, the resulting value is often called the partial eta square। यानी हमने पार्शियल आउट कर दिया, हमने निकाल दिया जो इफेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस या किसी और वजह से आ रहा था वो हमने निकाल दिया। तो ईटा स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसएस बिटवीन ट्रीटमेंट्स निकाल देंगे एंड एसएस टोटल माइनस बिटवीन सब्जेक्ट्स। यानी बिटवीन ट्रीटमेंट्स में तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता नहीं है, तो एसएस टोटल निकाला, उसमें से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपका आ गया ईटा स्क्वायर इक्वल टू SS between treatment and SS total minus SS between subject। तो equal to SS between subject and SS error, यानी जितनी एरर हो सकती है प्लस SS between treatment, है ना। SS between subjects यहाँ पे या तो हम करते हैं SS between treatment। सो ये फॉर्मूला हमारा बनता है इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये रिपीटेड मेजर एनोवा होता है। तो सारी चीजें सिमिलर हैं, ओनली थिंग इज कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इस फॉर्मूला से हमें हटाना पड़ेगा, तब हम जाके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग नहीं यूज करते हैं सैंपल्स, यहाँ पे सेम सैंपल यूज होता है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए। सो ये एनोवा था आपका एनालिसिस ऑफ लाइक रिपीटेड मेजर एनोवा की जो हम बात कर रहे थे। तो बाकी सारी चीजें इसमें एनोवा की तरह ही हैं, तो ये आपका आ जाता है इसके अंदर। देन लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो मैं आपको क्या कहते हैं आपसे बात करूंगा, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, तो बहुत ज्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कोरिलेशन क्या करता है, कोरिलेशन आपको सिर्फ इतना बताता है कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कोरिलेशन हमेशा ही प्लस माइनस 1 होता है मैक्सिमम, एंड 0.8 0.9 ये अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है क्या कहते हैं कोरिलेशन। प्लस एंड माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो क्या दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, या एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, ऐसा होता है। तो उसको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बताते हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यही चीज यहाँ पे आपको दी हुई है। -1 और +1 के बीच में वेरी करता है, इसको हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से कोरिलेशन जो हम निकालते हैं। ये सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द नेगेटिव कोरिलेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और ये करवा रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ा रहा हूँ।
क्योंकि रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब कोरिलेशन मैंने आपको दो तरीके, एक तो सिंपल कोरिलेशन, एक मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे इनोवा की बात कर रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सिंपल कोरिलेशन क्या हुआ कि भाई वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 आपने लिए, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है आपने निकाल लिया, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या हो गया, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना, कि यानी वेरिएबल 1 बढ़ रहा है, वेरिएबल 2 इसके साथ बढ़ रहा है, वेरिएबल 3 कम हो रहा है। तो अब इसको हम मल्टीपल कोरिलेशन की भी बात कर चुका हूं मैं आपसे पहले। तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है कि हमें निकालना है, इसको हमने कंट्रोल कर लिया, V2 और V3 के बीच में रिलेशनशिप देख लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, V1 V2 के बीच में देख लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, V1 V3 के बीच में हमने रिलेशनशिप देख लिया कि कैसा रिलेशनशिप है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप, और पार्शियल आउट कर देते हैं जब हम एक को रोक लेते हैं, बाकी का इफेक्ट बाकी दो के बीच में रिलेशनशिप देते हैं तो उसे हम पार्शियल निकालते हैं। और टोटल का मतलब है जब आप पूरा का पूरा कोरिलेशन निकालते हैं कि इन सारे वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है। तो सिंपल में अंडर सिंपल, इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, पता ही है वैसे तो, डिस्कस किया हुआ है हमने ये सारी चीजें। सिंपल कोरिलेशन, अंडर सिंपल कोरिलेशन प्रॉब्लम देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, है ना, केवल 2 वेरिएबल होते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेस मोर देन 2 वेरिएबल्स बट कंसीडर ओनली 2 वेरिएबल्स कीपिंग अदर कांस्टेंट, मतलब एक को रोक लेते हैं, बाकी दो का इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं। टोटल कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द रिलेवेंट वेरिएबल्स व्हिच इज नॉर्मली नॉट फीजिबल, जो यूजुअली निकालना मुश्किल काम होता है या नहीं निकालते हैं, तो पार्शियल डाउट हम लोग निकाल लेते हैं। देन कोरिलेशन लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। अब लीनियर कोरिलेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया था, कोरिलेशन वुड नॉन लीनियर इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल डज नॉट बियर द कांस्टेंट रेशियो टू अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर। तो लीनियर कोरिलेशन जैसे मैंने आपको बताया, लीनियर कोरिलेशन क्या है कि भाई ये दो एक्स एंड वाई वेरिएबल है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, मतलब लाइन बन जाएगी ऐसे। अब एक यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ इसको हो रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कोई एक्स का यहाँ आ रहा है, कभी वाई का यहाँ आ रहा है, वो रिलेशनशिप आप बना ही नहीं पा रहे इसके बीच में। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, इसको हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट से कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इतना यही डिफरेंस होता है। लीनियर कोरिलेशन इज सेड टू लीनियर व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इज वन वेरिएबल, यानी अगर हम ऐसे बात करें तो अगर एक यहाँ पे स्कोर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक्स का स्कोर अगर यहाँ आ रहा है तो वाई का यहाँ पे आएगा, इससे मैच करता हुआ। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते कि एक में चेंज हो रहे हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नॉन लीनियर में हमें नहीं पता लगेगा। बोलो। इसमें ये सेकंड वाई 3+2x सर, ये क्या चीज, एक्स और वाई का, अरे ये लीनियर रिलेशनशिप का, ये लीनियर रिलेशनशिप का एक वो दिया है, एक्स वेरिएबल। हाँ, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है तो 7 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 12 है ना। अब इसमें यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है, 3 है प्लस 2x मतलब डबल हो गया, दो का कर गया तो 4 आ गया। तो ये जो आपका ये जो दिखा रहा है, ये एक आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है। अगर एक साथ स्कोर चल रहे हैं तो वो दिखा रहा है, ये स्कोर दिखा रहा है कि भाई नहीं, कि इसका इसके रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या कहीं भी कोई मतलब प्रेडिक्टेबल वो नहीं आ रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्कोर्स दिए गए हैं, ठीक है। कोरिलेशन एंड कॉजेशन, कोरिलेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है, ये सिर्फ इतना बताता है कि आपका एक वेरिएबल जब मूव करता है तो दूसरा वेरिएबल भी मूव करता है, दैट्स इट। कोरिलेशन डिनोट द इंटरडिपेंडेंसी, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि कॉज क्या है ये नहीं बताता है ना। इफ टू वेरिएबल वेरी इन सच ए वे दैट मूवमेंट
in one are accompanied by movement in other, these variables are called cause and effect relationship. तो अगर एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो हो सकता है उनके बीच में हो आपका रिलेशनशिप, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हो कि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को का कॉज है। Causation always implies correlation, but correlation does not necessarily implies causation. यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ घट या बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है उनके बीच में एक दूसरे को कॉज कर रहा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का कॉज हो। लेकिन अगर एक दूसरे का कॉज है तो कोरिलेशन तो होगा ही होगा, ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर कोरिलेशन है तो इसका मतलब नहीं है कि एक की वजह से दूसरे में चेंजेस आ रहे हैं। अब ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन तो 1 होता है, परफेक्ट कोरिलेशन 1 प्लस माइनस जो भी है। हाई डिग्री रिलेशन जैसे हमने बताया कि 0.9 0.8 ये हाई डिग्री में आ जाएंगे। मॉडरेट में आपका 0.7 0.6 एवरेज में बोल सकते हो। लो डिग्री इसके नीचे जो भी आएगा वो लो डिग्री कोरिलेशन आते हैं, अगर उनका आपका स्कोर इनके आसपास कुछ होता है ना। तो अब इसमें हम नहीं जा रहे हैं। मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, ये मैंने ऑलरेडी पियर्सन का आपको बताया हुआ है, पियर्सन कोरिलेशन रैंक ऑर्डर वो आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। ये डायग्राम जैसे हम लीनियर रिलेशनशिप है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, अगर ऐसे बनी होती लाइन तो निगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होता। ये क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन, देखो सारा डेटा इसी लाइन के आसपास घूम रहा है। आर हमारा कितना आया 0.8, यानी पास डेटा हमारा पास है, इनके बीच में कोरिलेशन है ना। आर 0 आया है, देखो फैलता जा रहा है डेटा, है ना। यहाँ पे आप डेटा देखोगे एकदम साथ साथ में चल रहा है, और यहाँ पे क्या है ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बना रहा है, यहाँ पे बहुत पतले से उसमें खत्म हो जा रहा है। तो ये मॉडरेट लेवल का है। ये नेगेटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्या है, ये है एक वेरिएबल है, दूसरा ये है। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये देखो ये पॉइंट बने हुए, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, इधर कम हो रहा है। तो ये एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये पॉजिटिव, ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन आप कह सकते हो। ये कोई कोरिलेशन ही नहीं है कि कोई स्कोर कहीं भी आ रहा है ना, कोई लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन जैसे ऐसा आ रहा है आपका तो 8 है, इस तरह का है तो 4 है, ये है तो 2 है, ये है तो 0.60, मतलब इस तरह से डेटा जैसे ये आया है ना, बिल्कुल गोल बन गया तो ऑलमोस्ट 0 आपका स्कोर हो जाएगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन से नेगेटिव कोरिलेशन से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्लस माइनस का साइन बताते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1 का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या कहते हैं कोरिलेशन, एंड 0 का मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन, है ना। क्या है कि ये सिंपल मेथड्स हैं, यूज कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम जो हमने अभी बताया आपको, एंड कोरिलेशन ग्राफ भी बना सकते हैं इसी तरीके से जैसे वहां पे हमने वो बनाया था। ये कार्ल पियर्सन का मेथड है, इसको पियर्सन का तो बताया मैंने आपको, बता चुका हूं मैं आपको, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। ये आपको मैं बता चुका हूँ, कोरिलेशन इंपॉर्टेंट टिप बताया है ना, याद है नहीं याद है। ये कोवेरियंस भी बताया मैंने शुरुआत की क्लासेस में। रैंक ऑर्डर भी बताया, याद है नहीं याद है आप लोगों को। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। हाँ हाँ सर ये बता बताया था चुका हूँ आपने। मैं, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड ये नहीं कराना है। अभी ठीक है, तो ये आपका ये यूनिट हमारी खत्म हो गई है। यूनिट नंबर 5 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ विल स्टार्ट विद दिस वन यूनिट 6 दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एजेंशंस बात करेंगे कल हम इसके, वन सैंपल टेस्ट, साइन टेस्ट की बात करेंगे, मैक नेमर टेस्ट की बात करेंगे, टू सैंपल टेस्ट, मैन विटनी यू एंड मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन रैंक रैंक्स, बात करेंगे के सैंपल टेस्ट,
एंड Koop-Meineke क्रिस्टल वैलिस टेस्ट एंड द फ्राइडमैन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। काई स्क्वायर के बारे में ऑलरेडी ऊपर भी बात कर चुके हैं। पता नहीं हमारे पास तो मैसेज आया है, ये पैरामीट्रिक आपको में बड़ी भी सैलरी नहीं मिलेगी। अरे बंद कर लीजिए अनिल जी, चलो। तो ये है सारी, ये हमारा आज का क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आप अटेंड करेंगे कल। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी का कोई ओके क्वेश्चन है? सर। नो सर। कोई क्वेश्चन? ठीक नो है। सर।